उसको आप कहते हैं कांग्रेस की विधवा। आप एक लड़के को, एक शहीद के लड़के को हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं। आप एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। आप एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी, ओ दीदी कहते हैं। आप कहते हैं लड़कियों की फोटो अचार के डब्बे पर लगा दो तो अचार ज्यादा बिकने लगता है। यह आपकी हिमाकत है कहते हुए। और आप हमें बताएंगे संसदीय और असंसदीय क्या होता है। आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और जब आप इलेक्शन की रैली में कहते हैं ना 80-20, जब आप इलेक्शन की रैली में कहते हैं ना मैं कपड़ों से पहचान जाता हूं, तो आप इस देश के संविधान के तार तार करते हैं, इस देश के संविधान का चीरहरण करते हैं। तो माफी तो इनको मांगनी चाहिए। नीरव मोदी ओबीसी है ना ललित मोदी ओबीसी है, वो दोनों चोर हैं। वो हिंदुस्तान का करोड़ों रुपए चुराकर भगोड़े हो गए। 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करिए राहुल जी ने। हर समुदाय को, हर कास्ट को, हर रिलीजन को एकजुट रखने की बात करिए। अडानी को बचाना है, इसलिए राहुल गांधी बहाना है। डरते और कायर भाजपा ही है। हम ना किसी से डरते हैं, ना डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, संसद से राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने एक और भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी की सदस्यता जल्दबाजी में रद्द करवाकर बीजेपी ने कोई गलती कर दी है। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए, ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। राहुल गांधी अब पहले से ज्यादा खुलकर खेलने का ऐलान कर चुके हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद लोगों की सहानुभूति मिल रही है और माफी ना मांगने का दाव राहुल गांधी को अड़े रहने वाले नेता के तौर पर स्थापित कर रहा है। जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। दोस्तों, राहुल गांधी के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प है। गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गांधी के मामले में फुल पनिशमेंट दिया है। अगर ऊपरी अदालत से 2 साल से 1 दिन की कम भी सजा मिलती है या केवल जुर्माना ही होता है या फिर सजा पर रोक लग जाती है, तो राहुल गांधी की सदस्यता को संसद में रिस्टोर किया जाएगा। ऐसे में जो स्थिति बनेगी उससे बीजेपी का मोरल डाउन होगा और राहुल गांधी जो ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो किसी भी तानाशाह के खिलाफ डट कर खड़े रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। दोस्तों, भारत में तानाशाही से लड़ने वाला एक अकेला नेता राहुल गांधी है, जिसे बीजेपी पप्पू साबित कर रही थी। उसमें वो पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। राहुल गांधी को देश फाइटर की नजर से देखने के लिए मजबूर होगा। कुछ लोग इस समय को कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बेहद कठिन समय के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन अगर राजनीतिक पंडितों की नजर से देखा जाए तो ये समय वो समय है जो राहुल गांधी को चमकने का मौका देगा, देश के लोगों की नजर में हीरा बनने का मौका देगा। अब कांग्रेस क्या करेगी, कैसे राहुल गांधी की सजा की इस नींव पर वो 2024 की इमारत खड़ी करेगी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राहुल गांधी की कोर टीम की सदस्य सुप्रिया शाइनेट जी हैं। आज सुप्रिया शाइनेट जी से बात करेंगे और आपके सवालों का जवाब लाइव लेंगे। तो कमेंट में आप लोग सवाल जरूर पूछिएगा, हम आपके सारे सवालों को भी शामिल करेंगे। स्वागत है सुप्रिया जी। डर तो नहीं लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डर तो नहीं लग रहा है? मैं राहुल गांधी की सिपाही हूं और डरना ना हम जानते हैं, और हमारी रगों में जिनका खून है वो सब लोग आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़े हैं, उनका लहू बहा है इस देश के लिए। डरते और कायर भाजपा ही हैं। हम ना किसी से डरते हैं, ना डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो सुप्रिया जी, आप इसे लोकतंत्र की लड़ाई मान रही हैं या फिर साजिश मान रही हैं? मुझे लगता है दोनों चीजें हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अडानी पर सवाल पूछने की सजा दी गई है, लेकिन कायर और तानाशाह ये भूल जाता है कि जब आप एक व्यक्ति को चुप कराने की कोशिश करते हैं तो करोड़ों राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर उनको सदन से बाहर निकालकर आप उनको चुप करा लेंगे? ये राहुल गांधी हैं। ये और प्रखर और पुरजोर तरीके से और मजबूत तरीके से लड़ेंगे और आपको घुटने टेकवाएंगे। देखिए, एक बात साफ है प्रज्ञा जी, और इसमें मैं लार लपेट करके नहीं बोलना चाहती हूं।
सवाल अडानी से है, बचाव भाजपा कर रही है। और जो राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सच है। उनका अगला भाषण अडानी पर होने वाला था, जैसे उन्होंने अडानी की कलई खोल के रख दी थी मोदी जी के संबंधों पर 7 फरवरी को, और इसी से वो डर गए। और ये डर प्रधानमंत्री मोदी की आंख में देखा है हम सब ने और राहुल गांधी जी ने, और इसीलिए उनकी सदस्यता खत्म हो गई। अब वो देश की जनता के पास जाएंगे, वो लोगों के पास जाएंगे। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं, अडानी से सवाल है भाजपा क्यों घबराई हुई है, मोदी जी क्यों बचाव कर रहे हैं, दिक्कत क्या है यहाँ पर, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सवाल तो आज देश पूछ रहा है। सुप्रिया जी, आप लोगों ने माफी ना मांगने पर ही क्यों अड़े रहे आप लोग? अगर माफी मांग लेते तो राहुल जी की सदस्यता बची रह जाती, एटलीस्ट 2024 चुनाव पर आपका फोकस रहता। क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। वो पंडित नेहरू के परपोते हैं, वो इंदिरा जी के पोते हैं, जिन्होंने विश्व का भूगोल बदल दिया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर कर। वो बेटे हैं राजीव गांधी के, जिन्होंने शहादत दी इस देश को एकजुट रखने के लिए। वो राहुल गांधी हैं। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे चीन हो और चाहे अडानी हो, अगर एक व्यक्ति ने पुरजोर तरीके से आंख में आंख डालकर प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए मजबूर किया है तो वो नाम राहुल गांधी का है। और गांधी वो सही कह रहे हैं, माफी नहीं मांगते हैं। माफी मांगने का काम सावरकर करते हैं, वो राहुल गांधी है। वो आंख में आंख डालकर लड़ेंगे और इनको परास्त करके रहेंगे। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब 2024 चुनाव को लेकर के सुप्रिया जी, अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का? क्योंकि कांग्रेस के लिए तो ये मुश्किल की घड़ी बताई जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, आज प्रेस वार्ता करी, आप सबने सुनी होगी। राहुल गांधी जी ने कहा मुझे जेल भेज दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। क्या कर सकते हो, मुझे परमानेंटली डिसेबल कर दो पार्लियामेंट में आने से, मैं फिर भी सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं राहुल गांधी हूं और ये मेरी तपस्या है इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए। आप मुझे चुप नहीं करा सकते हैं। ये जो निडर और निर्भीक होकर बोलते हैं ना राहुल गांधी, इसी से भाजपाइयों की हवा टाइट हो जाती है, इसी से भाजपाइयों की पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। डरते किस चीज से हैं वो, उनको आपत्ति क्या है राहुल गांधी से? एक शहीद के पुत्र को आप देशद्रोही कहिएगा और वो चुप बैठेंगे। वो क्या पूछ रहे हैं, वो इस देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी के पास आए वो कहां से आए, उसमें एक चीनी व्यक्ति इन्वॉल्व है। सरकार ये जानना नहीं चाहती है, आप राहुल गांधी के पीछे पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब से सरकार बच नहीं सकती है। और जहां तक 2024 की बात है, ये देश और ये जनता सब देख रही है। ये देख रही कि कैसे एक व्यक्ति को इस देश में सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है। ये देश देख रही है कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, मेहुल भाई और ललित मोदी को चोर कहने के लिए आप राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर देते हैं, क्योंकि सारा बहाना जो है वो अडानी को बचाना है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा हुई है। भाजपा तमाम तरीके के आरोप लगाएगी, तमाम तरह के आक्षेप करेगी, ये भी एक भ्रम है। और मैं एक चीज कहना नहीं चाह रही थी, बिकॉज मैं तो ये कॉन्वर्सेशनल रखना चाह रही थी, लेकिन कुछ चीजें भी साफ हो जानी चाहिए। एक मामला चल रहा था सूरत के एक कोर्ट में। उस मामले में 2019 अप्रैल को राहुल जी ने एक स्पीच दी थी, उसके खिलाफ एक मामला दायर हुआ था। वो सूरत के एक हाई कोर्ट में चल रहा था, हाई कोर्ट में नहीं, सॉरी, सूरत के एक लोकल कोर्ट में चल रहा था। वहां पर जाने वाले पूर्णेश्वर मोदी थे। पूर्णेश्वर मोदी जो जिनका नाम ललित मोदी नहीं है, नीरव मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, उनका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। स्पीच हुई कर्नाटक में, केस चल रहा है सूरत में। पहले तो यही गलत है। इस केस में पुलिस की कोई छानबीन नहीं हुई। आप तो बहुत सीजन पत्रकार हैं, आप ये खुद जानती हैं कि ऐसे में पुलिस जो है वो छानबीन करती है पहले, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे एलआईओ और आईबी पूरी लगी रहती है हर नेता की स्पीच सुनने के लिए, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। पूर्णेश्वर मोदी कोर्ट जाते, अब ये सुनने की बात है, पूर्णेश्वर मोदी कोर्ट गए, सूरत में ये मामला चलना शुरू हुआ, फाइनल आर्ग्यूमेंट का टाइम आया, मजिस्ट्रेट दवे ये मामला सुन रहे थे। पूर्णेश्वर मोदी हाई कोर्ट ऑफ अहमदाबाद चले गए और उन्होंने बोला मेरे इस केस पर स्टे लगा दिया जाए। बड़ी गजब बात है, चलिए स्टे लग गया। उसके बाद यहां का जस्टिस बदल जाता है, जस्टिस वर्मा, मजिस्ट्रेट वर्मा आ जाते हैं। पूर्णेश्वर मोदी तुरंत अहमदाबाद जाते हैं और कहते हैं मैं अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहा हूं, ये केस चलने दिया जाए।
मुझे इस देश की न्यायपालिका में अटूट विश्वास है। लेकिन क्या ये मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस नहीं है? और आगे सुन लीजिए, क्योंकि ये बात देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है और आप इस बात को पहुंचाएंगी, मुझे ये पूरा विश्वास है। आपका प्लेटफॉर्म 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में स्पीच दी, जिसमें उन्होंने अडानी की बखिया उधेड़ दी, मोदी अडानी के संबंधों को उजागर कर दिया और ऐसी तमामों तस्वीरें दिखाई जिसमें नरेंद्र मोदी और अडानी साथ साथ हैं। 7 फरवरी के बाद 16 फरवरी को पुर्णेश्वर मोदी पहुंच जाते हैं अहमदाबाद कोर्ट मेरी एप्लीकेशन विड्रॉ करने के लिए। जो स्टे एप्लीकेशन थी उसको विड्रॉ करेंगे 9 दिन के अंदर। 16 को एप्लीकेशन विड्रॉ होती है, 22 फरवरी को आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं, 6 दिन बाद आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। 17 फरवरी को 22 दिन के 5 दिन के अंदर 17 फरवरी को जजमेंट रिजर्व कर दिया जाता है और 23 मार्च को राहुल गांधी जी को कन्विक्ट कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, मैंने सिर्फ तारीखें और तथ्य आपके सामने रख दिए। ये इस देश की जनता और इस जनता के सामने हम सब नमन करते हैं, क्योंकि ये जनता हम सबसे समझदार है और ये जनता न्याय करती है। ये देश की जनता डिसाइड करे कि क्या जो राहुल गांधी जी के साथ हुआ वो सही है या गलत है, कि क्या चोर को चोर बुलाना आज के हिंदुस्तान में, न्यू इंडिया में आपको ये सजा दिलवाएगा। क्योंकि अभी तो हम लुटेरे का भी पर्दाफाश करेंगे। अभी भी आप लगातार अडानी वाले मसले को उठाएंगे? बेशक, क्योंकि आज तो सवाल यह है कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके आए, उसके पीछे कौन है? नरेंद्र मोदी ने इस देश के सदन को, इस देश के लोकतंत्र को गिरवी रख दिया अडानी को बचाने के लिए। आप सोच सकती हैं कि लोकसभा की कार्रवाई 16 मिनट के लिए म्यूट कर दी जाती है अडानी के लिए। 7 सवाल तो राहुल गांधी जी ने पूछे, मैं 4 पूछ देती हूँ। 609 नंबर से 2 नंबर पर आगे आपकी क्या भूमिका रही? चलिए कोई बात नहीं, दूसरा सवाल पूछ देते हैं। जिन जिन देशों में आपने विदेश यात्रा करी, वहां वहां आपके साथ अडानी कहां कहां गया और कहां कहां उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मिल गए? क्योंकि बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इजराइल हो, हर जगह उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले आपके जाने के बाद। तीसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल जरूरी है, 38 शेल कंपनीज का आक्षेप लगा है। आप जानना नहीं चाहते कि ये पैसा किसका है और कहां से आ रहा है और बेनामी संपत्ति कहां आ रही है? और तब जब अडानी पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, सीमेंट में है, कौन कौन से क्षेत्र में नहीं है? और चौथा और सबसे जरूरी सवाल जो इस देश को पूछना पड़ेगा, LIC के 30 करोड़ पॉलिसी धारक हैं, SBI के 45 करोड़ खाता धारक हैं। क्यों SBI और LIC पैसा लगा रहा था अडानी की कंपनियों में? किसके कहने पर लगा रहे थे? म्यूचुअल फंड पैसा नहीं लगाते अडानी में, और LIC और SBI लो भैया और पैसा लो और लो और लो, झोंके पड़े थे। ये प्रूव हो जाने के बाद भी जो उनका FPO विड्रॉ हो गया, उसमें 525 करोड़ लगाने को तैयार थे ये लोग। ये किसके इशारे पर होता? ये कौन सी फोन बैंकिंग थी? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। अगर आज लोकतंत्र जीवित होता, और मैं ये एक बात जरूर कहना चाहती हूँ प्रज्ञा जी, इसको जरूर प्रखरता से उठाया जाना चाहिए जी। 16 मार्च को राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा, मैं सांसद हूं, मैं पहले सदन में जवाबदेह हूं, मैं सदन में जवाब दूंगा। और उन्होंने उसमें यह भी कहा, यह इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र जीवित है इस देश में, अगर लोकतंत्र चल रहा होता, इफ इंडियन डेमोक्रेसी वाज फंक्शनिंग, मैं अपनी बात सदन में कह सकता। और इसलिए इंडियन डेमोक्रेसी इज ऑन टेस्ट। 16 तारीख को उन्होंने ये बात कही और 8 दिन बाद सदन में बोलना तो दूर, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इंडियन डेमोक्रेसी हैज फेल्ड इट्स टेस्ट। भारत का लोकतंत्र आज फेल हो गया है, विफल हो गया है। और ये मैं आंकड़ों से बोल रही हूं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, उन्होंने स्पीकर से 2 बार परमिशन मांगी लिखित, फिर उनसे मिलकर मांगी। स्पीकर मुस्कुराए और कहा मेरे साथ चाय पी लीजिए, लेकिन मैं आपको बोलने की परमिशन नहीं दे सकता हूं। इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि उनका अगला भाषण भी अडानी पे होता और वो डर प्रधानमंत्री को सता रहा था। यही एक असलियत है, बाकी सब जबानी जमा खर्च है। अच्छा सुप्रिया जी, एक सवाल है हमारे दर्शकों की तरफ से कि सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग से विपक्ष कमजोर किया जा रहा है, जिससे आप लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को कितना खतरा है? ऐसा है प्रज्ञा जी कि ये जो संस्थाएं होती हैं, चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स हो, और तमामों संस्थाएं, ये स्वतंत्र रूप से जब तक काम करती हैं, ये इस देश के लोकतंत्र को बचाती हैं। ये विपक्ष को आवाज देती हैं,
ये आम लोगों के मुद्दों को आवाज देती है, ये अगर स्वतंत्र रूप से काम करती है, उसमें मीडिया भी एक संस्था है। लेकिन जब ये संस्थाएं चरण चुंबक बनकर एक पार्टी, एक व्यक्ति का फ्रंटल बन जाती हैं, तब ये सारे काम प्रतिशोध से करती है। ईडी के केसेस में 4 गुना बढ़ोतरी हुई 2014 से, और 95% केसेस सारे विपक्ष के खिलाफ है। मतलब विपक्ष में सारे लुटेरे हैं और इनके पास सारे साफ लोग बैठे हैं। इनके पास वो बहती हुई गंगा है कि आपके ऊपर जितने आक्षेप लगे हो, भारतीय जनता पार्टी में गोता लगा लो, सर्फ से आपके दाग धब्बे धुल जाते हैं। क्या वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, क्या वो नारायण राणे हो, क्या वो शुभेंदु अधिकारी हो, क्या वो कौन हो, जो इनके पास आ गया उसके केसेस खत्म। इनके जिन लोगों पर केसेस चल रहे थे, येदियुरप्पा को तो हटाया गया भ्रष्टाचार के मामलों में, आज मोदी जी उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। क्यों नहीं ईडी उनको बुलाता है, क्यों नहीं सीबीआई उनको बुला रहा है? आपने यूपी से लेके बंगाल से लेके हर व्यक्ति को ईडी के सामने परेड करा दी, बिहार तक। लेकिन आपके गिरेबा में जो गंदे लोग बैठे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? और मैं ये नहीं कह रही, एजेंसियों को निष्पक्ष काम करने देना चाहिए, बिल्कुल करें एजेंसियां निष्पक्ष काम, लेकिन एजेंसी आपका चरण चुंबक बन जाए, इससे देश को खतरा है। क्योंकि ये सब एजेंसियां लोकतंत्र की प्रहरी हैं। आज जब मीडिया विपक्ष की बात नहीं दिखाता है प्रमुखता से या प्रखरता से, तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसलिए आपके जैसे पत्रकारों को लोग आज सुन रहे हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आप एटलीस्ट दोनों साइड ऑफ स्टोरीज दिखाइएगा। अगर आप पूरे दिन मोदी नामा पढ़िएगा अपने चैनल पर, अपने अखबार में, तो क्या क्रेडिबिलिटी आपकी है? आप एक चीयर लीडर हैं। आप वो जो पॉम लोग होते हैं वो है मोदी सरकार के। आप चरण चुंबक, आप पत्रकार नहीं है। पत्रकार का काम है जिसके पास सत्ता है, संसाधन है, संस्थाएं हैं, उससे सवाल पूछना, पावर है, उससे सवाल पूछना। हमसे बेशक सवाल पूछिए, लेकिन 2 सवाल तो उधर। सुप्रिया जी, लोग पूछ रहे हैं कि चोर को चोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? यही तो सवाल है। चोर को चोर कहने पर क्यों तिल मिला रहे हैं? सवाल अडानी से। लेकिन बीजेपी की मुराद पूरी हो गई सुप्रिया जी। बीजेपी की मुराद थी, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने के लिए बहुत पहले से मांग कर रही थी बीजेपी, संसद भी नहीं होने दे रही थी, और देखिए अंत में मुराद पूरी हो गई। कैसे पूरी हुई है नहीं मायने रखता, लेकिन पूरी हो गई। जो चाहते हैं बीजेपी वाले कर लेते हैं। एक हम लोगों के यहाँ, आप भी यूपी से, मैं भी यूपी से हूं, हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है, गीता का श्लोक है शायद, अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति कभी नहीं करनी चाहिए। पाप का घड़ा उतना भरो कि छलक ना जाए, क्योंकि जिस दिन वो छलक गया तो विस्फोट हो जाएगा। और ये पाप का घड़ा शनय 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 करते हुए अब ऐसा भर चुका है कि ये विस्फोट होने की तैयारी है। और ये विस्फोट देश के लोग करेंगे। देश के लोग आपसे जवाब मांगेंगे, देश के लोग आपको निकाल बाहर करेंगे। इनकी क्या मंशा है, इनकी क्या प्रतिशोध की राजनीति है, उससे मुझे मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी को बाहर चाहते हैं, अंदर चाहे, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहती हूं, और ये पते की बात है। सत्ता की जरूरत नरेंद्र मोदी को है, और इसलिए सत्ता की जरूरत है क्योंकि अगर सत्ता नहीं रहेगी तो कैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजेंगे? अगर सत्ता नहीं रहेगी तो राहुल गांधी की सदस्यता कैसे नष्ट करेंगे? अगर सत्ता नहीं रहेगी तो अडानी को बचाएंगे कैसे? लेकिन राहुल गांधी को सत्ता की और सांसद रहने की जरूरत नहीं है। वो बाहर से भी इन मुद्दों को इतनी पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि आपकी हवा जरूर टाइट होगी, जो अभी होती दिख रही है। अच्छा, एक सवाल और आया है जो कि प्रकाश गुप्ता का है। वो कह रहे हैं कि अगर मोदी गलत है तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन पे कांग्रेस को भी कोर्ट लेकर के जाना चाहिए। बिल्कुल, तम हर चीज हमारे सामने, समय सारे विकल्प खुले हैं। विकल्प हमारे सामने कोर्ट जाने का है, विकल्प हमारे सामने जन आंदोलन करने का है, विकल्प हमारे सामने मीडिया के सामने आके अपनी बात करने का है। हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं, हम किसी भी विकल्प से बाध्य नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही कोर्ट जाने की, उसमें मैं 2 चीजें ऐड करना चाहती हूँ। इस देश के सामने 2 बड़े सवाल थे, एक राफेल का मुद्दा था और एक पेगासस का मुद्दा आया। दोनों चीजें कोर्ट में गई, कोविड भी कोर्ट में गया। ये सरकार बिना पलक झपकाए झूठ बोलती है कोर्ट में। कोविड में इस देश के सॉलिसिटर जनरल ने कहा था, जब लाखों करोड़ों श्रमिक मजदूर सड़कों पर चिलचिलाती गर्मी में पैदल चल रहे थे, इन्होंने कहा था एक आदमी सड़क पर नहीं है, आपको याद होगा। इस सरकार ने पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति से सहयोग नहीं किया। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये समिति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में कहा, अगर आपको कुछ छुपाने का नहीं था, अगर आपका गिरेबान साफ था, तो करते आप सहयोग। आप चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठ गए कि भैया हमसे कोई सवाल न पूछो, हम तो जवाब नहीं देंगे। इस सरकार ने कोर्ट की लगातार अवमानना करी है। और ये कोई, और मैं राफेल पे बात करना चाहती हूं, ये राफेल पे बचेंगे। आपने राफेल के एक हिस्से पर कोर्ट गए आप, चलिए कोई बात नहीं। राफेल पर एक नई तफ्तीश शुरू हो गई है फ्रांस में।
नए नए नरकंकाल वहां से निकल रहे हैं, नए नए मुद्दे वहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री चुप। आपको लगता है कि आपका चरण चुंबक मीडिया आपको बचाता ले जाएगा? देखिए कब तक बचाता है, क्योंकि जिन लोगों को आपने बेरोजगार किया रानी को प्रमोट करने में, जिन लोगों के पेट पर आपने डाका डाला है, जिनके लिए महंगाई आपने बढ़ाई है अपने मित्र को बढ़ाने के लिए, वो लोग आपसे हिसाब लेंगे, राहुल गांधी के साथ मिलकर आपसे हिसाब लेंगे। सुप्रिया जी, आप कह रहे हैं कि लोग हिसाब लेंगे, और लेकिन अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष अपनी सदस्यता नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि बीजेपी की नजर विपक्ष की अब सदस्यता पर लग गई है, चाहे लालू हो, चाहे आजम खान हो, और अब देखिए राहुल गांधी भी सबूत है इस बात के। तो फिर लोगों को गरीबी से, बेरोजगारी से कैसे बचाएंगे, महंगाई से कैसे बचाएंगे? विपक्ष कैसे आवाज उठाएगा लोगों की? आज जो राहुल गांधी जी ने कहा उस पर तुरंत भाजपा को क्यों रिएक्ट करना पड़ता है? मैं आपको एक छोटा सा एक जो मेरा समझ में आता है कि भाजपा कैसे फंक्शन करती है। राहुल गांधी जी एक वक्तव्य देंगे, उस वक्तव्य का को तोड़ मरोड़ के भाजपा की आईटी सेल, पहले जिसको मैं बिगेस्ट फेक न्यूज फैक्ट्री इन द वर्ल्ड बुलाती हूं, वो जुट जाएंगे उस वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने के लिए। उसके बाद उनके बददिमाग प्रवक्ता, सांसद और मंत्री जो ट्रोल बनने के लिए लालायत है कि कौन होड़ लगी हुई है, कौन बड़ा ट्रोल बनेगा, कौन ज्यादा नीचे गिरेगा, वो दौड़े भागे चले आएंगे, राहुल जी के खिलाफ अपशब्द बोलेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। मूल मुद्दा क्या है आज देश के सामने? आज देश के सामने 3 या 4 मूल मुद्दे। 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करी है उस आदमी ने, और लोगों से दिल खोलकर, बाहें खोलकर मिला है, अजनबियों के आंसू पोंछे, युवाओं को यह हौसला दिलाया है कि कल बेहतर होगा आज से। और आपने भी उनको कवर किया है जब वो यूपी में चल रहे थे, और आपने देखा कि किस तरह का वहां पे माहौल था। मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आज देश के सामने मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, और देश के सामने मुद्दा है चीन, और सबसे बड़ा इस देश के सामने मुद्दा है अडानी को बचाना है, इसलिए राहुल गांधी बहाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सदस्यता आज रद्द करिएगा, जनता कल फिर जिताकर भेजेगी। आप सदस्यता 6 साल के लिए रद्द करिएगा, 7वें साल जीत कर आएंगे, सदन के बाहर से आपको घेरने का काम करेंगे। लेकिन एक ये भी सच है कि जब जनता मन बना लेगी ना, तो सदस्यता रद्द करने लायक नहीं रह जाइएगा, क्योंकि जनता आपको कान पकड़ के सदन के बाहर कर देगी। ये इस देश की जनता में मेरा विश्वास है। सुप्रिया जी, एक आरोप कांग्रेस लगा रही है कि जज बदल करके सजा दिलवाई गई। क्या ये मुमकिन है? क्या सरकारें अपने फायदे के लिए क्या जजों को भी अदालत से, जजों को भी बदलवा देते हैं क्या? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं, कांग्रेस पार्टी ने ये बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने आपको तारीख के अनुसार सिलसिलेवार तरीके से एक बात बताई है जो तथ्य है कि जज मजिस्ट्रेट दवे थे, वो बदले गए, स्टे की मांग करी गई अहमदाबाद हाईकोर्ट में, जज बदल गए, मजिस्ट्रेट वर्मा जी आ गए, शायद वर्मा जी नाम है उनका, मजिस्ट्रेट वर्मा जी आ गए, एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली जाती है। ये सब तब होता है जब अडानी के खिलाफ स्पीच है। ये मैंने आपके सामने तथ्य रखे, मैं आरोप रत्ती भर का नहीं लगा रही हूँ, एब्सोल्युटली नॉट। न्यायपालिका में हमें पूरा भरोसा है, मैं जरा सा भी आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ ये तथ्य रख रही हूँ आपके सामने। आपके दर्शकों को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश में। अच्छा सुप्रिया जी, ड्रॉ करें। सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि अगर कोर्ट इस बात पर सजा दे सकती है कि सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है, जो कि राहुल गांधी ने, ललित मोदी ने मोदी के लिए कहा था, तो फिर सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? इस बात पर सजा क्यों नहीं देती कोर्ट? देखिए, अगर सजा दिलाने पर आ जाएं और अगर लोग अपने वक्तव्यों पर माफी मांगने पर आ जाएं, तो पहली माफी कान पकड़ के उठक बैठक करके प्रधानमंत्री मोदी को मांगनी पड़ेगी। और मैं बताती हूं क्यों। आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, आपने इस देश से बिना पलक झपकाए झूठ बोला कि कोई घुसा हुआ नहीं है, और आज चीन की आर्मी भी आप ही की बात को कोट करती है, कोर कमांडर की मीटिंग में कहती है, आपके प्रधानमंत्री भी तो ये कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। ये देशद्रोह नहीं है, ये राजद्रोह नहीं है, ये क्या कर दिया आपने। दूसरा बात, महिलाओं की चर्चा ये करेंगे, वैधव्य झेलती हुई एक औरत को, और मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ सोनिया जी के बारे में बात करते वक्त, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में राजीव जी के बाद ज्यादा वक्त बिताया उनके बिना देन उनके साथ, और हर संसदीय मर्यादा का, पारंपरिक मूल्यों का और भारत की संस्कृति का हम लोगों से ज्यादा बढ़कर उन्होंने पालन किया। उसको आप कहते हैं कांग्रेस की विधवा? आप एक लड़के को, एक शहीद के लड़के को हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं? आप एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं? आप एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी, ओ दीदी कहते हैं? आप कहते हैं लड़कियों की फोटो अचार के डब्बे पर लगा दो तो अचार ज्यादा बिकने लगता है? ये आपकी हिमाकत है कहते हुए, और आप हमें बताएंगे संसदीय और असंसदीय क्या होता है? आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं,
और जब आप इलेक्शन की रैली में कहते हैं ना 80-20, जब आप इलेक्शन की रैली में कहते हैं ना मैं कपड़ों से पहचान जाता हूं, तो आप इस देश के संविधान के तार तार करते हैं, इस देश के संविधान का चीरहरण करते हैं। तो माफी तो इनको मांगनी चाहिए, और ये माफी वीर भी है, ये माफी मांग भी बहुत जल्दी लेंगे। सुप्रिया जी, कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? जो लीगल टीम करेगी वो लीगल टीम का काम है। ना मैं कोई कानून की विशेषज्ञ हूं, ना मैं उसको जानती हूं, तो मुझे लगता है लीगल टीम अपना काम करेगी। नहीं, क्योंकि सरकार आरोप लगा रही है कि ओबीसी समाज का अपमान किया है। मैं इस पर बोलना चाह रही हूं, और मुझे लगता है बोलना जरूरी है। जी। कब तक और क्या क्या करके मुद्दों को भटकाया जाएगा? सवाल तो यही है ना। ओबीसी का अपमान हो रहा है, आप ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं। ना नीरव मोदी ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है, वो दोनों चोर है। वो हिंदुस्तान का करोड़ों रुपए चुराकर भगोड़े हो गए और आप हाथ मलते रह गए। आप मेहुल भाई को वापस नहीं ला पाए। इंटरपोल ने नोटिस विड्रॉ कर लिया है मेहुल भाई के खिलाफ। आपको जवाब देना है। आप लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं सारे कौम को। आपको लगता है ओबीसी चोर है? ये मोदी जी के विचार हैं, ये पूछना चाहती हूं मैं। एक और दूसरा, मैं एक बात और पूछना चाहती हूं, और ये पूछनी जरूरी है। हर बार चोरों को बचाने के लिए भाजपा मैदान में क्यों उतरती है? आज आप नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी को बचा रहे हैं, अडानी को बचा रहे हैं। अरे मोदी जी को बचाइए ना, अडानी को क्यों बचा रहे हैं? इन चोरों को क्यों बचा रहे हैं? 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करिए राहुल जी ने। हर समुदाय को, हर कास्ट को, हर रिलीजन को एकजुट रखने की बात करिए। जिस परंपरा से, जिस परिवार से वो आते हैं ना, वो देश को एकजुट रखता है। वो ऐसी बात कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन ये गंदी, कुत्सित, घिनौनी राजनीति सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और उनके भक्तगण कर सकते हैं। अब बहुत अच्छा बोलती हैं सुप्रिया जी। हमने सुना है कि आप पहले पत्रकार रही हैं। आप कैसे पत्रकारिता से राजनीति में आई, और उस दौर के पत्रकारिता में और आज के दौर के पत्रकारिता में कितना अंतर देख रही हैं आप? सबसे पहले तो मुझे लगता है आप उम्र में मुझसे छोटी होंगी, तो थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट जरूर देना चाहती हूँ कि आप जैसे लोग जो आज कर रहे हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता का आपने बीड़ा उठाया हुआ है, जो विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी बात कहने के लिए, उसका बहुत धन्यवाद। आपके जैसे लोगों से आज पत्रकारिता जीवित है। पहले तो मैं आपको ये बोल दूं, जब मैं पत्रकार थी और मैं 20-25 साल पत्रकार रही, पत्रकारिता बहुत अलग थी। हमने जब पत्रकारिता सीखी तो हमारा पहला ये था, अगर कोई स्टोरी है तो जो स्टोरी दे रहा है उसके सारी चीजों को पता करो, दूसरे साइड का व्यू लो और तब स्टोरी लगाओ। आज न्यूज रूम, और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़े बड़े न्यूज रूम आज पीएमओ के चपरासी के व्हाट्सएप से चलते हैं। व्हाट्सएप कर दिया, वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। कोई देखने की जरूरत नहीं है क्या सही है, क्या गलत है, सामने वाले ने ऐसा कहा है, नहीं कहा है, तमाम चीजें। सारा का सारा जो न्यूज मीडिया है वो पीएमओ का एक चपरासी अपने व्हाट्सएप से चला रहा है। जब पीएम से, जब इस देश के प्रधानमंत्री से जो नीति निर्माण करने के लिए आपने बिठाया, सवाल पूछे जाएंगे कि आप टॉनिक लेते हैं क्या, थकते क्यों नहीं है, आप आम काट के खाते हैं या चूस कर खाते हैं? जब देश का प्रधानमंत्री आपसे कहता है बादल थे, रेडार ना कैच कर पाए, और आप सवाल नहीं पूछते हैं, उसी दिन पत्रकारिता की हत्या कर दी जाती है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो इस प्रोफेशन में अभी भी, और मैं उसमें से आपको गिनती हूं, आप लोगों ने अभी भी झंडा उठाया हुआ है पत्रकारिता का, और आप ही के कारण आज पत्रकारिता जीवित है। और इस काम को और प्रखरता से करिए। मैं तो ये कहती हूं, हमसे गलती हो, हमसे 4 सवाल पूछिए, लेकिन एक सवाल तो सत्ता पक्ष से भी पूछना बनता है ना। और इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी समय देने के लिए। और आप सुन रहे थे सुप्रिया श्रीनेट को, जो कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, कांग्रेस के लिए ये मुश्किल समय है या ये वो समय है जब राहुल गांधी और निखर कर, कांग्रेस और चमक कर सामने आएगी, इस पर सुप्रिया जी से बात हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।